Welcome to Know World. Discover facts, evolution, mysteries, and the secrets of our world. जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत डायनासोर्स की तस्वीर उभर आती है, जो एक बड़े से एस्ट्रॉयड से टकराकर धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ इंसानों के साथ भी हो सकता है? और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि सच ये है कि हमारी पृथ्वी सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 मास एक्सटिंक्शंस देख चुकी है, जिनमें धरती पर मौजूद लगभग ज्यादातर स्पीशीज खत्म हो गई थी। और आज हमारे आसपास जो बायोडायवर्सिटी हम देखते हैं वो असल में उस लाइफ का सिर्फ 5% है जो इन मास एक्सटिंक्शन से पहले कभी मौजूद हुआ करती थी। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन को समझने वाले हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। इस तस्वीर में आप इन 5 मास एक्सटिंक्शन की टाइमलाइंस देख सकते हैं। ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से लगभग 44 करोड़ साल पहले हुई थी। लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, करीब 37 करोड़ साल पहले। पर्मियन ट्रायासिक मास एक्सटिंक्शन, लगभग 25 करोड़ साल पहले। ट्रायासिक जुरासिक, करीब 20 करोड़ साल पहले। और क्रिटेशियस पेलियोजीन, जो लगभग 6 करोड़ साल पहले हुई थी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं सबसे पहले मास एक्सटिंक्शन की तरफ। ऑर्डोविशियन साइलूरियन। उस दौर में पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। जिंदगी ज्यादातर सिर्फ महासागरों तक सीमित थी। जमीन पर हालत यह थी कि चारों तरफ बंजर चट्टानें थी और मुश्किल से कहीं काई दिखाई देती थी। लेकिन समुद्रों के अंदर लाइफ पूरी तरह फल फूल रही थी। ब्रैकियोपॉड्स, ब्रायोजोआन्स और ट्राइलोबाइट्स जैसे जीव हर जगह थे। अब दिलचस्प बात यह है कि यह मास एक्सटिंक्शन किसी एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि इसके 2 साफ फेज थे। पहला भयानक हिमयुग और दूसरा अचानक हुआ रैपिड वार्मिंग, और इन दोनों के बीच करीब 10 लाख साल का गैप था। उस दौर में पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। उस समय गोंडवाना नाम का एक विशाल सुपर कंटिनेंट धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ खिसक रहा था, और जैसे ही ऐसा हुआ पृथ्वी का तापमान नाटकीय तरीके से बदलने लगा। विशाल ग्लेशियर बनने लगे। समुद्र के वो जीव जो गर्म पानी के आदी थे वो इस अचानक ठंड को झेल ही नहीं पाए और बड़ी संख्या में खत्म हो गए। ऊपर से जैसे जैसे पानी बर्फ बनकर जमा, सी लेवल तेजी से गिरा, जिससे कॉन्टिनेंटल शेल्स पर मौजूद उथले समुद्र सूख गए। और यही शैलो सीज उस समय बायोडायवर्सिटी का मेन हब थे। हैबिटेट पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन ऑर्डोविशियन साइलूरियन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑर्डोविशियन साइलूरियन का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब हिमयुग के कारण बने ग्लेशियर्स पिघलने लगे। पृथ्वी का क्लाइमेट अचानक रैपिड वार्मिंग में चला गया। टेम्परेचर तेजी से बढ़ा, बर्फ पिघली और सी लेवल अचानक ऊपर उठ गया। इसे साइंटिस्ट्स ट्रांसग्रेशन कहते हैं। लेकिन यह राहत नहीं बल्कि नई मुसीबत लेकर आया, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होल्ड होती है और इसी वजह से ओशंस में अनॉक्सिया फैल गया, यानी पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी। जो जीव हिमयुग समहाउ सरवाइव कर गए थे वो अब लिटरली घुटने लगे। अडेप्टेशन का टाइम ही नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इसी दौर में अर्थ के काफी पास, लगभग 6000 लाइट ईयर्स के अंदर एक गामा रे बर्स्ट हुआ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी इंटेंस रेडिएशन ने ओजोन लेयर को तबाह कर दिया होगा। ओजोन हटते ही लीथल सोलर यूवी रेज सीधे ओशंस तक पहुंची और शैलो वाटर प्लैंकटन को खत्म कर दिया, जो पूरी मरीन फूड चेन की फाउंडेशन थे। ऊपर से इस रेडिएशन ने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दी, जिसने सनलाइट ब्लॉक की और ग्लोबल कूलिंग को ट्रिगर किया, यानी फ्रीज, फिर हीट, फिर केओस। बायोलॉजिकल इंपैक्ट इतना ब्रूटल था कि करीब 85% मरीन स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो गईं। उस समय के कॉमन कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रैप्टोलाइट्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ऑर्थोग्रैप्टस क्वाड्रीम्यूक्रोनाटस जैसी स्पीशीज तो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई। और सिर्फ इंडिविजुअल स्पीशीज ही नहीं मरी, बल्कि कोरल्स और स्ट्रोमैटोपोरॉइड से बनी एंशिएंट रीफ्स भी कोलैप्स हो गई, जिसके बाद अर्थ एक लंबे समय तक रीफलेस फेज में चला गया। यानी ओशंस जिंदा थे, लेकिन उनका पूरा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर टूट चुका था। और यही ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन को इतना टेरिफाइंग बनाता है, क्योंकि इसमें प्लैनेट ने एक नहीं बल्कि लगातार मल्टीपल ब्लोज झेले। लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन करीब 372 मिलियन साल पहले हुआ था, और इसे लोग अक्सर मछलियों का युग कहते हैं, क्योंकि उस समय समुद्रों में मछलियां बहुत थीं। वही समय था जब जमीन पर जंगल पहले बार फैलने लगे।
यहाँ बात यह है कि पेड़ों की गहरी जड़ें चट्टानों को तोड़ने लगी और इससे मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व बहुत बढ़ गए। फिर बारिश ने ये न्यूट्रिएंट्स समुद्र में बहा दिए। इससे समुद्र में हरी हरी अलगल चादरें फटकर फैल गईं और जब ये अलगे बड़ी तादाद में मरकर सड़ने लगी तो पानी की ऑक्सीजन खत्म हो गई। मतलब समुद्र में ऑक्सीजन नहीं बचा और शैलो हिस्सों में डेड जोन्स बन गए। इन्हीं जगहों पर ब्लैक शेल्स जमा हुए और कई जीव मर गए। ये पहला बड़ा प्रहार कैलवासर इवेंट था। लगभग 13 मिलियन साल बाद यानी करीब 359 मिलियन साल पहले हैंगनबर्ग इवेंट आया, जो खासकर मछलियों और अन्य कशेरुकियों के लिए और भी खतरनाक था। बड़े बख्तरबंद मछलियां जैसे प्लैकोडर्म्स लगभग गायब हो गईं और इस घटना ने एक बड़ा बॉटलनेक बनाया, जिसने नए रे फिन्ड फिशेस और टेट्रापॉड्स के आने का रास्ता खोल दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओजोन परत की कमी, तेज क्लाइमेट चेंज और ग्लेशिएशन ने मिलकर हालत और भी बदतर कर दी। मतलब सादा भाषा में ये कि जमीन पर पेड़ों के आ जाने से एक बायोकेमिकल श्रृंखला चली, जो समुद्रों के लिए खतरनाक साबित हुई और पूरे फूड वेब की नींव हिल गई। और वही इकोलॉजिकल टूट-फूट एवोल्यूशन को नई दिशा दे गई। आज से लगभग 25.2 करोड़ साल पहले पृथ्वी अपने इतिहास के सबसे अंधेरे और खौफनाक अध्याय का सामना करती है। द ग्रेट डाइंग के नाम से कुख्यात ये घटना जीवन को जड़ से मिटाने के करीब पहुंच जाती है। समुद्र की 96% प्रजातियां और जमीन के 70% जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये पृथ्वी के इतिहास का एकमात्र ऐसा महाविनाश है जो कीड़े मकोड़ों के अस्तित्व को भी बड़े स्तर पर हिला देता है। तबाही का सूत्रपात आज के रूस स्थित साइबेरियन ट्रैप्स में हुए विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों से होता है। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं, बल्कि लाखों वर्षों तक चलने वाला फ्लड बेसॉल्ट प्रवाह है, जो अमेरिका जितने बड़े क्षेत्र को दहकते हुए लावे से ढक देता है। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में हजारों गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का विस्फोट होता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है और वैश्विक तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जैसे जैसे समुद्र का पानी एसिडिक होता जाता है, समुद्री जीवों का ढांचा पिघलने लगता है और महासागर एक स्ट्रेंज लव ओशन में तब्दील हो जाते हैं। एक ऐसा मृत पानी जो सड़ रहा है और जहां जीवन का चक्र पूरी तरह थम चुका है। गर्मी का यह सिलसिला तब और भयावह हो जाता है जब समुद्र की गहराई में जमी मीथेन गैस बाहर निकलकर एक जानलेवा फीडबैक लूप शुरू कर देती है। विनाश का प्रभाव इतना गहरा है कि अगले 1 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर कोई कोयला नहीं बनता, क्योंकि कोयला बनाने वाले जंगल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। भूविज्ञानी इसे कोल गैप कहते हैं। इस वीरान और बंजर दुनिया के बीच लिस्ट्रोसॉरस जैसा एक शाकाहारी जीव विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए उभरता है, जो एक समय पर धरती के 95% रीढ़धारी जीवों का इकलौता वारिस बन जाता है। ट्रायासिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन करीब 201 मिलियन साल पहले हुआ और यही वो मोड़ था जिसने डायनासोर्स को अर्थ का सबसे ताकतवर जीव बना दिया। इससे पहले जमीन पर डायनासोर्स का राज नहीं था। उस समय डायनासोर्स छोटे थे, कम संख्या में थे, लेकिन उनमें कुछ खास बातें थी, जैसे शायद तेज मेटाबॉलिज्म या बेहतर सांस लेने का सिस्टम। इस काल में क्रोकोडाइल जैसे जानवरों के एंसेस्टर्स यानी क्रूरोटार्सन्स और बड़े बड़े एम्फिबियंस का राज था। उस समय पूरी जमीन एक ही महाद्वीप थी, जिसे पैंजिया कहा जाता है, और जब ये टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा, तभी जमीन के अंदर से जबरदस्त ज्वालामुखी फूट पड़े, खासकर एक बहुत बड़े इलाके में जिसे आज हम सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस कहते हैं। इन वॉल्केनोस से पहले हवा में सल्फर भर गया, सूरज की रोशनी कम हो गई और पूरी अर्थ ठंडी होने लगी, जैसे अचानक आइस एज आ गया हो। इसे वॉल्केनिक विंटर कहते हैं। लेकिन यह ज्यादा समय नहीं चला, क्योंकि थोड़े ही वक्त बाद हवा में बहुत ज्यादा CO2 जमा हो गई और अर्थ भट्टी की तरह गर्म हो गई। मतलब पहले फ्रीज, फिर अचानक फ्राई। क्लाइमेट का यह झूला ज्यादातर जीवों के लिए सहना नामुमकिन था। नतीजा यह हुआ कि समुद्रों में कोनोडॉन्ट्स जैसे पुराने जीव खत्म हो गए और जमीन पर डायनासोर्स के ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स भी गायब हो गए। डायनासोर्स के तेज मेटाबॉलिज्म और बेहतर सांस लेने के सिस्टम ने उन्हें सरवाइव करने में मदद की, और जब बाकी बड़े जानवर मिट गए तो डायनासोर्स के पास पूरा खाली मैदान था। इसी खाली दुनिया में उन्होंने तेजी से इवॉल्व किया और जुरासिक पीरियड में वही डायनासोर्स अर्थ के असली रूलर्स बन गए। लगभग 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन हुआ,
जिसके बारे में आप सब कुछ न कुछ जानते ही होंगे। एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी चट्टान जैसी चीज सीधे धरती से टकराई। उसकी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि वो दुनिया के सारे न्यूक्लियर हथियारों के हजारों गुना के बराबर मानी जाती है। टकराते ही कुछ ही मिनटों में ऐसा झटका लगा कि हजारों किलोमीटर तक फैले जंगल जमीन पर गिर गए। समुद्रों में विशाल सुनामी उठी, मलबा आसमान में उछल गया। और जब वही मलबा वापस धरती पर गिरा तो जलते हुए ग्लास के छोटे छोटे दानों में बदल गया, जिसने चारों तरफ आग ही आग फैला दी। इसी दिन की एक डरावनी झलक नॉर्थ डकोटा के टैनिस नाम की जगह पर मिलती है, जहां मछलियों की हड्डियों में इंपैक्ट स्फेर्यूल्स फंसी मिली। वैज्ञानिक मानते हैं कि टक्कर से आए भूकंपीय झटकों ने अंदरूनी समुद्र में एक तेज सेच लहर पैदा की, जिसने उन मछलियों को उसी पल जिंदा दफन कर दिया। एस्टेरॉयड जब सल्फर से भरे चूने जैसे पत्थरों से टकराया तो हवा में सल्फेट की मोटी परत फैल गई, जिसने सूरज की रोशनी को सालों तक धरती तक पहुंचने से रोक दिया। फोटोसिंथेसिस रुक गया, पौधे सूख गए। पहले हर्बीवोर्स खत्म होने लगे और फिर कार्निवोर्स, और देखते ही देखते पूरा फूड चेन टूट गया। और दिलचस्प बात यह है कि डेकन से निकला कार्बन डाइऑक्साइड शायद धरती को पूरी तरह जम जाने से बचा ले गया, जैसे नेचर ने खुद एक सर्वाइवल माइंडसेट अपनाया हो, जिससे अर्थ पूरी तरह आइसबॉल नहीं बनी और जीवन को दोबारा संभलने का मौका मिल सका। इस एक विनाशक घटना ने नॉन एवियन डायनासोर्स का युग खत्म कर दिया और मैमल्स के लिए रास्ता खोल दिया। और यही वो मोड़ था जहां से पृथ्वी की अगली बड़ी कहानी शुरू हुई। If you enjoyed the video, like, subscribe, and stay curious with No World.